अब इस दुनिया को पीछे छोड़कर हम चलते हैं खलाई मखलूक की तलाश में। सदियों से या शायद हज़ारों सालों से इंसान हम अपने आप से एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम इस कायनात में अकेले हैं। इस मौजू पर सैकड़ों अफसाने लिखे गए हैं, कई 100 फिल्में बनी है। एक ऐसा मौजू है जिससे आप बोर नहीं हो सकते। और आपके लिए शायद ये बात हैरान कौन हो, इनफैक्ट मैं आप दोनों से भी पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको पता है कि पहली साइंस फिक्शन स्टोरी कब लिखी गई थी? तकरीबन 1800 साल पहले। ओके। एक शख्स थे, लूशियन नाम था उनका, लूशियन ऑफ सामोसाटा, ये लूशियन भाई। और लूशियन भाई तंजिया मजमून लिखते थे। ये इटालियन है, फ्रेंच है, ये सीरियन ग्रीक है। अब इसकी अगर मैं शिजरे में चला जाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो ये एक तंजिया मजमून लिखा करते थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी, अ ट्रू स्टोरी, जिसमें एक बंदा चांद पे जाता है, शायद लूशियन साहब खुद जाते हैं, और वहां पर पता लगता है कि चांद के बादशाह और सूरज के बादशाह के बीच में एक जंग चल रही है कि वीनस जो सयारा है वो किसके कब्जे में आएगा। मतलब कि उनका कहने का मतलब ये था कि आप आसमानों तक भी पहुंच जाएं, गेम वही है, गेम वही है, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये अराउंड 180 AD में शायद लिखी गई थी, और उसके कोई ख्याल है कि कोई पता नहीं 1800 साल बाद ऑलमोस्ट आम लोग वाकई चांद पर पहुंच गए। अपोलो मून प्रोग्राम, मून लैंडिंग्स हुई, ये देखें। कुछ लोग अभी तक नहीं मानते, वो एक अलग बात है। कहने का मकसद ये है कि घूम फिर कर कभी ना कभी साइंस फिक्शन साइंस फैक्ट में तब्दील हो ही जाती है। इसके यहाँ पर हजारों मिसालें हैं। ये जो सेल फोन है, ये भी पहले स्टार ट्रेक में ही नजर आते थे, अब सबके पास है। ये एक अलग मौजू है, इस पर किसी और दिन बात होगी। यार हम तो खुद खलाई मखलूक हैं, इसलिए कि हम इस जमीन के नहीं हैं। ये वुसअत आपकी तमाम किताबें कह रही हैं कि हम ऊपर से भेजे गए हैं। ओके, फाइन, फेयर इनफ। ये भी एक, बाय द वे, ये एक बकायदा एक थ्योरी है, इसको कहते हैं एक्सोजेनेसिस थ्योरी। लेकिन अगेन ये एक अलग प्रोग्राम है, इस पर किसी और दिन बात होगी। तो अच्छा, जो बकायदा जो सर्च है, इसको कहते हैं सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, आसान अल्फाज में खलाई मखलूक की तलाश, वो शुरू होती है जब रेडियो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है। तो 80 की दहाई में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, जैसे कि प्रोजेक्ट आर्गस या सेटी या फिर प्रोजेक्ट ओज़मा एक लॉन्च हुई थी। और इनका मकसद था कि बहुत बड़ी जो सैटेलाइट रेडियो एंटेनाज हैं, इनको पूरी दुनिया में कोऑर्डिनेट करके किसी एक स्पेस के कोने पे आप पॉइंट करते हैं और आप देखते हैं कि वहां से कोई रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं या नहीं। कोई है, हेलो, और फिर आप सुन रहे होते हैं। और अगर वहां से कोई रेडियो सिग्नल डिटेक्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी वहां पर क्या एक इंडियन फिल्म में आया था सिग्नल ओम। एक पाकिस्तानी फिल्म भी बनी थी, शानी। अगेन दिस इज अनदर टॉपिक, कैन वी स्टे ऑन द टॉपिक प्लीज। तो एनीवे, पॉइंट इज कि ये रेडियो टेलीस्कोप्स वगैरह वगैरह ये काम शुरू हुआ। कोई इससे ज्यादा अभी तक हमें कोई चीज हासिल नहीं हुई, कुछ शायद टेक्नोलॉजी बेहतर होगी। लेकिन फिर आते हैं जायंट टेलीस्कोप्स का जमाना, जैसे कि क्या हो गया है आपको? नहीं, इसको क्या हो गया? चले आप आगे बढ़ो। ओके, थैंक यू। फिर आता है जायंट टेलीस्कोप्स का जमाना, यानी हबल टेलीस्कोप। अच्छा, हबल टेलीस्कोप ने काफी जो एक्सोस प्लैनेट्स कहते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स हैं, उनकी शनाख्त की, उनके एटमॉस्फेयर को भी थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ से भी हमें, मतलब जाहिर है, हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। एलियन लाइफ अभी तक नहीं मिली। लेकिन फिर 25 दिसंबर 2021 को दुनिया का सबसे एडवांस्ड और बड़ा टेलीस्कोप, बल्कि टेलीस्कोप कम है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी ज्यादा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च होता है। और पिछले साल एक एस्ट्रोनॉमर लिसा कैल्टनेगर का एक बयान आता है कि अनकरीब जेम्स वेब टेलीस्कोप से कोई एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है कि वी हैव फाउंड लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। और पिछले माह यानी अप्रैल में जो लोग जेम्स वेब को चलाते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स, उन्होंने एक सैयारे की शनाख्त की। यहां से कोई 124 लाइट ईयर्स दूर है। ये कितना फासला है मैं आपको नहीं बता सकता। और उसका नाम है K2-18b। अभी बेचारे का पूरी तरह अच्छा नाम भी नहीं रखा। और ये हमारे सैयारे से तकरीबन कोई 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। तो काफी रकबा है, बहुत वहां पे प्लॉट्स बन सकते हैं बैरियर टाउन के। एनीवे, तो अब वहां पर क्या नजर आया है और क्या हमें
पुरुमीद होना चाहिए कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, या फिर ये वन ऑफ दोस साइंस स्टोरीज उम्मीद हो जाती है, नहीं होती? तो जाहिर है कि मैं इन सवालात का जवाब नहीं दे सकता। तो हमने एक बार फिर दावत दी है प्रोग्राम में डॉक्टर सलमान हमीद को। आप एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर हैं एट हैम्पशायर कॉलेज इन द USA, और 2 YouTube चैनल्स भी आप चलाते हैं, बहुत मजेदार हैं, आप जरूर उनको जाके देखें। कायनात स्टूडियोज के के नाम से उर्दू में प्रोग्रामिंग होती है, एक हम जैसे बुड्ढों के लिए है और एक है कायनात किड्स बच्चों के लिए। डॉक्टर हमीद, थैंक यू वंस अगेन एंड वेलकम टू द शो वंस अगेन। अब हमें थोड़े से आसान अल्फाज में समझाएं कि K2-18b पर क्या नजर आया है और कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। तो K2-18b ये एक एक्सोप्लैनेट है। इसका मतलब ये है कि ये एक सैयारा है जो किसी और सूरज के गिर्द घूम रहा है, और जैसे आपने कहा कि वो 124 लाइट ईयर्स के फासले पर है, तो काफी दूर है हमसे। अब एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो सिर्फ रोशनी देख सकते हैं, और ये जो सैयारे हैं वो भी बहुत मुश्किल से नजर आते हैं। बल्कि ये जो K2-18b ये जो सैयारा है वो में डायरेक्ट नजर नहीं आया, बल्कि हमने उसका सितारा देखा, और सितारे की रोशनी जो है वो थोड़ी सी डिप हुई, कम हुई, क्योंकि ये सैयारा उसके आगे से गुजरा था। तो हमने उसको सिर्फ उसकी जो है सितारे की रोशनी के कम होने की वजह से हमें पता है कि वहां पर ये सैयारा मौजूद है। अब जब वो सैयारा, जिसमें हमें यह पता है कि उसमें एटमॉस्फेयर भी है, यानी कि जिस तरह हमारा एटमॉस्फेयर है, हमें यह पता चला कि इस सैयारे में भी एटमॉस्फेयर है। जब ये सैयारा सितारे के आगे से गुजरा तो सितारे की रोशनी इसके एटमॉस्फेयर में से गुजरी, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतनी जबरदस्त टेलीस्कोप है कि वो डिटेक्ट कर सकती है कि इस सैयारे के अंदर ये जो एटमॉस्फेयर है किस किस्म के गैसेस मौजूद हैं। तो ये तरीका तो बड़ा मुश्किल तरीका है बहुत, क्योंकि आप इतनी दूर देख रहे हैं कि वो रोशनी सितारे की उस सैयारे के एटमॉस्फेयर में से गुजरी और हम तक टेलीस्कोप तक यहां पर पहुंची। तो ये तो एक बेसिक तरीका है कि जिस तरह से हमने मेजरमेंट की। अब जो क्लेम है, और ये मैं कहता चलूं कि इसके सिलसिले में काफ़ी बहस हो रही है, ये ऐसी चीज़ है कि साइंस इस वक्त काम कर रही है, यानी कि नतीजा फौरन से मिल नहीं गया, लेकिन इसके ऊपर बहस है। क्लेम ये है, और ये एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो लीड किया उन्होंने, निकू मधुसूदन, उनका क्लेम ये है कि इस सैयारे के एटमॉस्फेयर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कहते हैं डाइमीथाइल सल्फाइड। तो वो तो खैर ठीक है, कोई केमिस्ट्री की बात है, लेकिन ये जो डाइमीथाइल सल्फाइड है वो जमीन के ऊपर सिर्फ जानदार चीजें पैदा करती हैं, बल्कि ये जो समुंदर के ऊपर एक तरह से काई होती है, फाइटोप्लैंक्टन उसको कहते हैं, वो इस मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करती है जमीन के ऊपर, सिर्फ जिंदगी। अब अगर इस सैयारे के ऊपर वाकई ये मॉलिक्यूल मौजूद हैं तो ये बहुत ही दिलचस्प चीज है, और कम से कम ये सवाल उठता है कि क्या वहां पर भी जिंदगी है या नहीं। तो इसकी अब जाहिर है कि मतलब आ गई है, जैसे आप कह रहे हैं कि डिबेट हो रही है इसके ऊपर, इसका सबूत मिलना कितना आसान या कितना मुश्किल है? ये बहुत मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि जैसे मैंने कहा कि आप अगर देखें हेडलाइंस जो हैं एक लिहाज से वो तो फौरन से बन जाती हैं कि शायद वहां पर जिंदगी मौजूद है, मैं भी खुश हो गया, लेकिन बिल्कुल, लेकिन वो कार्ल सेगन ने भी जो एक चीज कही थी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस, राइट। तो मसला ये है, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है कि आपने वो जो रोशनी इस सैयारे के एटमॉस्फेयर से गुजरी, उसमें से आपने पता लगाया कि शायद ये मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब क्या और कोई मॉलिक्यूल यही वाला सिग्नल प्रोड्यूस कर सकता है? कौन से कॉम्बिनेशन करते हैं? तो निकू मधुसूदन, इन्होंने ये कहा, इनकी टीम जो है, कि हमें काफी हद तक यकीन है कि ये जो है 99% जो है, हमारा ख्याल ये है कि वो ये जिंदगी के वहां पे साइन मौजूद है। 99%। मसला ये है 99%, लाइक यू नो, मसला ये है कि एस्ट्रोनॉमी में या फिजिक्स में
हमें इससे भी ज्यादा सबूत चाहिए होता है, जिसको 5 सिग्मा कहते हैं। मतलब यह है कि आपको यकीन होना चाहिए कि 1 मिलियन चांस है कि ये गलत हो। उसके लिए अभी तक इनके रिजल्ट्स नहीं पहुंचे हैं। ये 3 सिग्मा रिजल्ट है, जिसमें हो सकता है कि ये गलती हो सकता है कि कोई और मॉलिक्यूल जो है वो ये सिग्नल पैदा कर रहा हो। तो अभी और ऑब्जर्वेशंस आएंगी। और लेकिन एक दो चीजें मैं और कहता चलूं, डाइमीथाइल सल्फाइड जमीन के ऊपर तो वो सिर्फ जिंदगी प्रोड्यूस करती है, लेकिन मसला ये है कि और जगहों पर, मिसाल के तौर पे कॉमेट्स के ऊपर, वो बगैर जिंदगी के भी मौजूद होती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस सैयारे के ऊपर, जिसकी वजह से इंटरेस्ट, दिलचस्पी थी इस सैयारे पे, वो ये थी कि ख्याल ये है कि वहां पर पानी का समुंदर है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद पानी का समुंदर नहीं, वहां पर लावा हो, वॉल्केनोस, आतिशफशां जैसे वो चीजें होती हैं। अब अगर वहां पर लावा की चीज है और लावा ये प्रोड्यूस कर रहा है डाइमीथाइल सल्फाइड, तो वहां पर जिंदगी नहीं है। लेकिन अगर पानी है तो शायद जिंदगी हो। तो अब इसके बाद जो है, तो ये एक तरीके से आपको ये भी पता चलता है कि साइंस किस तरह से काम करती है। हम सब लोग जो हैं, वैसे मैं ये कहता चलूं कि एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, जो इस पे शक भी उठा रहे हैं, वो सब चाहते हैं कि जिंदगी हो। ये इससे बड़ी दरियाफ्त जो है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए वो नहीं हो सकती। और शायद मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में साइंस की तारीख में ये सबसे बड़ा डिस्कवरी होगी, इफ वी फाइंड लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है और एंड विल बी राइट बैक। तो क्या हमारे सैयारे के अलावा भी कहीं ज़िंदगी है? इस मौजू पे बात हो रही है माहिर फ़ल्कियात डॉक्टर सलमान हमीद से, हैम्पशायर कॉलेज अमेरिका से इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान हमीद साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 124 नूरी साल के फासले पे एक सैयारा है, चले पता चल गया वहाँ समुंदर है और मखलूक भी है किसी न किसी शक्ल में, और हम बहुत खुश भी हैं, तो पहुँचेंगे कैसे? 124 नूरी साल जो हैं वो तसव्वुर में तो हम खुश हो सकते हैं, लेकिन उनसे राब्ता कैसे मुमकिन है, या वो हमसे कैसे राब्ता कर सकते हैं, या सिर्फ हम खुशी होते रहें कि यार हम अकेले नहीं हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि वो किस किस्म की जिंदगी है, क्योंकि जो अभी जो सिग्नल या जो मेजरमेंट है, अगर वो सही हुए, और अगेन मैं इसके सिलसिले में कहता चलूं कि अभी कंफर्म नहीं है, तो शायद हमें यह पता चलेगा कि वहां पे माइक्रोब्स हैं या माइक्रोबियल लाइफ है। वो भी बहुत बहुत बड़ी दरियाफ्त होगी। तो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि क्या वहां पे हम किसी से बातचीत कर सकें या सिग्नल भेज सकें या हम वहां पर जा सकें, ये तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन ये दरियाफ्त अहम इसलिए है कि इस वक्त तक, आज तक, हमें जो जिंदगी का पता है या जिंदगी की जो मिसालों का पता है, वो सिर्फ हमारी अपनी जमीन के ऊपर है। यानी कि हमें ये पता है कि सिर्फ डीएनए या जो है वो जिंदगी का जो मेन मॉलिक्यूल है वो ज़मीन के ऊपर एक हमारे पास मिसाल है। हमारे निज़ाम शमसी की कंडीशंस जिससे ज़मीन यहाँ पे ज़िंदगी बनी, वो भी हमारे पास सिर्फ एक मिसाल है। अगर किसी और जगह अगर कोई माइक्रोब्स भी हों, तो फ़ौरन से आपकी प्रोबेबिलिटी, इम्कानात कहीं और ज़िंदगी होने के वो बेहद ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको फ़ौरन से पता चलता है कि एक मिनट, खाली हमारी तरह का निज़ाम शमसी में ही ज़िंदगी नहीं बल्कि किसी और में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे ये जो K218b है, उसका जो मेन सितारा है वो हमारे सूरज से काफ़ी छोटा है, इसको रेड डवार्फ कहते हैं। तो ये जो सैयारा है ये उसके काफ़ी करीब घूम रहा है, उसको तकरीबन 33 दिन लगते हैं उसको एक चक्कर लगाने में। तो ये अनयूजुअल चीज़ है। और ये जो सैयारा है, ये जिस तरह ज़रार साहब ने कहा कि ये हमारी ज़मीन से कुछ गुना, 8 गुना बड़ा है मादे में और तकरीबन 2.5 गुना बड़ा है साइज में। ये इनको सब नेपच्यून या सुपर अर्थ कहते हैं। इस किस्म का सैयारा जो है वो हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद ही नहीं। ये ऐसे सैयारे जो हैं, और बाय द वे सैयारे भी पहली दफ़ा दूसरे सितारों के गिर्द सिर्फ 1990s में दरियाफ्त होना शुरू हुए थे।
आज हमारे पास 5000 से ज्यादा ऐसे सैयारे हैं जो दूसरे सितारों के गिर्द घूम रहे हैं। तो अब ये जो सैयारा है इस किस्म का, ये तो हमारे निज़ाम शमसी में है ही नहीं। तो अगर हमें पता चले कि इस पे वहां पर जिंदगी हो सकती है, तो आप सोचें कि और कितनी जगह होंगी जहां पर जिंदगियां हो, और किस किस्म की जिंदगी। अगर हमें यह पता चल जाए कि जिंदगी है, फिर आप ये पता करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या वो उसी किस्म की जिंदगी है जैसे जमीन के ऊपर है, किन कंडीशंस में वहां पर आता है। तो हमारे जाने का तो सवाल अलग है, खाली हमें ये पता करना कि वहां पर एक माइक्रोब भी हो। वैसे एक हमें पता है कि अगर एक माइक्रोब है तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, वही बहुत बड़ी दरियाफ्त है हमारे फलसफे के हिसाब से सोचने के लिए, हमारी साइंस के हिसाब से सोचने के लिए। तो ये बिल्कुल एक इनकलाब होगा हमारे नजरिया, मतलब हमें नजरिया पे यार मतलब जो यहाँ के माशरे पर भी एक असर पड़ेगा, वो तो एक बिल्कुल एक अलग मौजू है। जैसे आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हमें पूरी हमारी साइंस की किताबों को रीराइट करना होगा, और बल्कि जिस तरह भी लुक एट द वे लुक एट लाइफ ऑन अर्थ, फिलॉसफी को भी, फिलॉसफी सब कुछ, थियोलॉजी सर, थियोलॉजी भी आपको चेंज करना होगा। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं एक बहुत दूर दराज सैयारे की। हमारे अपने निज़ाम शमसी में भी तो कोशिश की जा रही है ना कि मरीख पे पानी है, नहीं मरीख पे पानी, और ये जुपिटर का जो मून चांद है यूरोपा, तो वहां भी तो कोई मिशन जा रही है या जानी है डॉक्टर साहब? इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा हमें बता सकें। बिल्कुल, वहां पर 2 मिशन जो हैं इस वक्त वो रवां दवा हैं। एक नासा का मिशन है और एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। यूरोपा, ये दोनों जुपिटर की तरफ जा रहे हैं। जुपिटर, यूरोपियन मिशन जो है वो जुपिटर का चांद है गैनमीड, वो वहां पर जा रहा है। ये जुपिटर का सबसे बड़ा चांद है। और जो अमेरिकन मिशन है, ये जो नासा का मिशन है, वो यूरोपा पे जा रहा है। और इन दोनों में जो दिलचस्पी है इन दोनों चांदों में, इसकी वजह यह है कि हमें पता है कि वहाँ पर ऊपर तो बर्फ़ जमी हुई है चांद के, लेकिन उस बर्फ़ के नीचे हमें पता है कि वहाँ पर पानी का समंदर मौजूद है। और ना सिर्फ पानी का समंदर मौजूद है, बल्कि वो नमकीन पानी का समंदर है। और अब है तो हमारे हम ज़मीन के मुकाबले में ये जो जुपिटर और उसके चांद 5 गुना ज़्यादा दूर हैं सूरज से। तो ज़िंदगी के लिए हमें पता है कि पानी की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि वहाँ पूरी कायनात में मौजूद है, वहाँ पर भी मौजूद है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो तवानाई, एनर्जी की। हमें तो सूरज से रोशनी मिलती है, लेकिन वहाँ पर हमें ये पता है कि पानी के नीचे वहाँ पर वॉल्केनोज हैं, आतिशफशां, एक लिहाज से पहाड़ तो नहीं लेकिन आतिशफशां हैं उसके नीचे। इसी वजह से वहाँ पर ये पानी जो है, हालांकि वो इतनी दूर है, वो पिघला हुआ है। तो ये जो कंडीशंस हैं वहाँ पर यूरोपा के समंदर में और गैनीमीड के समंदर में खास, लेकिन यूरोपा में और ज़्यादा दिलचस्पी है, वो वही कंडीशंस हैं जो ज़मीन के ऊपर, ये जो समुंदर के नीचे आतिशफशां चीज़ें हैं, वो ज़मीन के ऊपर भी मौजूद हैं। तो वही आइडेंटिकल कंडीशंस ज़मीन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी है, उन्हीं कंडीशंस के ऊपर समुंदर, तवानाई, आतिशफशां से और ऑर्गेनिक मटेरियल्स। यूरोपा और गैनीमीड पे वही कंडीशंस हैं अरबों सालों से। तो क्या वहां पर जिंदगी हो सकती है? जमीन के ऊपर जहां भी पानी है वहां पर जिंदगी है। जमीन के ऊपर आप कोई ऐसी आपको जगह नहीं मिलती जहां पर जिंदगी ना हो और पानी हो। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा हैरत अंगेज चीज होगी अगर ये मिशन जाएं और वो यूरोपा पे चेक करें। ये तो खैर नीचे तो नहीं जा रहे, लेकिन अगर वो बाद में भी अगर हम चेक करें और वहां पर कोई जिंदगी ना मिले, मेरा ख्याल है ये ज्यादा हैरत अंगेज चीज होगी बजाय कि वहां पर जिंदगी हो। लेकिन क्या मिलेगा वहां पे पता नहीं, ये पता नहीं। हो सकता है कि कोई ऐसी मखलूक हो जिसने हमारे बारे में भी रिसर्च कर ली और उन्होंने कहा यार लानत भेजो, जिस तरह की जिंदगी ये लोग गुजार रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम इनसे राब्ता ही ना करें, बर्फ के नीचे ही रहो। ये बाय द वे आपने जो बात की है ना, ये ड्रेक इक्वेशन और फर्मी पैराडॉक्स की बात कर दी आपने, ना जाने तो वो भी तो कुछ कर रहे होंगे ना। टाइम खत्म हो गया सर। डॉक्टर साहब इसका जवाब आपसे हम बाद में लेंगे। बट आपका आपने जिस अंदाज में समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा भी इंशाल्लाह बात होगी। इसका इजाफा करना चाह रहा हूँ कि यू नो लाइफ फाइंड्स अ वे। ठीक है, मुझे याद है कि जब पहली बार यहाँ इसी सैयारे पे जब लोगों ने डीप सी प्रोब्स भेजे थे, बिल्कुल मतलब पैसिफिक ओशन की मारियाना ट्रेंच
अटलांटिक ओशन की मारियाना ट्रेंच ना, और उनका ख्याल था कि यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा क्योंकि सूरज इतना दूर है, यहाँ पर तो रोशनी ही नहीं पहुंचती, तो तवानाई नहीं है, तो जिंदगी कैसे यहाँ पर पैदा होगी। तो उन्होंने लाइटें जब ऑन की तो यार मछलियां और अजीब अजीब किस्म की, तो क्या पता लगा कि जो बिल्कुल नीचे जो वोल्केनिक वेंट्स हैं वहां पर बैक्टीरिया पलती है जो गर्मी से मतलब अपनी एनर्जी बनाती है। उनको उनके ऊपर फिर पौधे बनते हैं, उन पौधों को खाने के लिए मछलियां आती हैं, और मछलियों को खाने के लिए और मछलियां आती हैं। सो द होल देखिए ये जो है अपना K218b, जिस तरह आपने कहा 124 नूरी साल बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन साइंस की सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या है कि लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। आप मतलब आप यूनिवर्स के बारे में सिर्फ सोच के देखें जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो किसी जमाने में मेरा ख्याल है लोगों को ये भी लगता होगा कि यार ये चांद कौन जाएगा। हाँ, अभी हमें लगता है कितना करीब है, अब तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ। सो अब तो वहां पर मतलब बकायदा घर वर बनाने की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब खोजना चलती रहे, हाँ, तो नॉलेज एक्सपैंड होती रहेगी। यहाँ मारते काटते रहे, वहाँ खोजना चलती रहे। हाँ सही है। चलें,